वेलकम बैक डियर पेरेंट्स इन जोग्राफी ऑप्शन बाय ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, इस समय हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत प्रवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने शुरुआत से प्रवालों के बारे में चर्चा की, उनके विकास किस प्रकार से होते हैं, उनके विकास की आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, हमने उन पर चर्चा की। और जो उसके बाद हमने चर्चा की कितने प्रकार के प्रवाल जो होते हैं मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियाँ, उन पर हमने चर्चा की। तो हमने उसमें 3 प्रवाल भित्तियों की चर्चा की, तटिक, अवरोधक और वलयाकार, ठीक है, जिसे अटॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रवाल भित्तियों के प्रकारों पर भी चर्चा की। और उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इस समय अपने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं करंट में, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं पहले से ही डार्विन के भूअवतरण सिद्धांत की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य भी है सभी लगभग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो था। अब इसके बाद हम एक और नियम है डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ आकृतियों की जो है व्याख्या की जाती है। जो तीसरा हमारा सबसे लास्ट वाला है, जो स्थिर स्थल वाला है, वो उतना रेलेवेंट नहीं है, वो ज़्यादातर उस पर स्वीकार्यता नहीं मिली, ज़्यादातर वो सबसे ज़्यादा अमान्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए उसके पहले चर्चा करें। हम दोनों सिद्धांतों पर आज चर्चा करेंगे और इसे प्रवाल जो हमारी जो प्रवाल संरचना है इसको खत्म करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो प्रवाल विरंजन होगा, तो हम उससे भी चर्चा करेंगे। ओके, तो ये बात करते हैं डेली का जो हिम नियंत्रण सिद्धांत है ये क्या है। देखिए, सबसे पहले बात आप यहाँ पे जान लें कि डेली ने जो 1915 में से इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है। और 1915 में सिद्धांत जब प्रस्तुत किया तो इनका जो मेन कहा जाएगा, जो होता है ना कि कोई भी सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित होता है, तो इनका जो मेन मतलब बेस था जिस पे इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो था हिमयुग और अंतर हिमयुग के बीच की बात। मतलब कि देखिए, मैंने आपसे जब मैं शुरुआत में आपको पढ़ा रहा था नितली उच्चावच के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपसे हिमयुग और अंतर हिमयुग क्या होता है मैंने उस पर चर्चा थोड़ा सा आपसे की थी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, और वो ब्रीफ करने से पहले आइए इतना पढ़ लेते हैं। तो डेली कहते हैं कि इस सिद्धांत को उन्होंने जो प्रस्तुत किया, और डेली ने जलवायु परिवर्तन और मुख्यतः तापीय परिवर्तन के कारण हिमयुग और अंतर हिमयुग के संदर्भ में प्रवाल संरचना की मोटाई और लैगून की गहराई की क्या की व्याख्या की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि आज से समय जो हम ग्लोबल वार्मिंग चिल्ला रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जो हम आज लगातार शोर कर रहे हैं इधर उधर, और विभिन्न प्रकार के सम्मेलन इसके लिए आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल मानव की वजह से होता है कि पृथ्वी का तापमान जो ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक परिघटना भी है। और ये समय समय पर पृथ्वी पर आपके गर्म समय और ठंडे समय आते रहे हैं। तो जो गर्म समय रहे हैं उनमें क्या होता है कि मतलब बर्फ़ जो रहते हैं पिघल जाते थे, और समुद्र तल की जो ऊंचाई रहती थी इससे बढ़ जाते थे बर्फ़ पिघलने से। लेकिन जो आपके हिमयुग आते हैं, फिर जब ठंडी होती थी पृथ्वी अपनी, जब पृथ्वी ठंडी होती थी तो फिर क्या होता था कि सारे जो जल वगैरह हैं वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते, मतलब बर्फ़ में जम जाते थे, ठीक है। तो बर्फ़ बन जाते थे, जिसके कारण क्या होता समुद्र तल की जो ऊंचाई थी वो कम हो जाती थी। तो इस प्रकार से हिमयुग के बाद अंतर हिमयुग के बाद हिमयुग आते रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अल्टरनेट तरीके से आए हैं। हम जब भू आकृति विज्ञान, हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं उसको, तो उसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से विभिन्न जो युग रहे हैं, विभिन्न कल्प रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, और कितने जो है अभी तक हिमयुग आए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा आप ना समझिएगा कि एक अंतर हिमयुग के बाद जो है दूसरा हिमयुग आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर हिमयुग है तो उसके बाद दूसरा हिमयुग आएगा। लेकिन एक तो बात क्लियर है कि अगर कोई हिमयुग है तो उसके बाद अंतर हिमयुग आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि किसी अंतर हिमयुग के बाद जो है कोई फिर हिमयुग आ जाए, ये जरूरी नहीं, बल्कि उसके बाद भी अभी कोई और युग आ सकता है, वो भी गर्म रह सकता है, लेकिन एक समय बाद फिर हिमयुग आने की संभावना रहती है। तो अभी जो हम जिस समय में हम रह रहे हैं इसे हम कहते हैं होलोसीन युग, ठीक है, होलोसीन काल, जो कि ये क्या है अंतर हिमयुग है। मतलब यहाँ पे क्या पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है तापमान की यहाँ पे बात की जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये एक प्राकृतिक घटना भी है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने की एक प्राकृतिक घटना भी है, लेकिन साथ ही साथ ये मानव के द्वारा क्या हो रही है, इस घटना में जो दर, घटना के बढ़ने की जो दर है, जो वायु में जो तापमान के बढ़ने की दर, उसको मानव जो है क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसलिए जो हम यहाँ पे चिंतित हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और इसके पहले जो हमारा युग था वो था प्लेस्टोसीन युग। तो प्लेस्टोसीन युग एक क्या था, हिमयुग था, ठीक है। हम 10 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल मतलब पहले तक ये एक प्लेस्टोसीन हिमयुग था, जो कि एक मतलब हिमयुग था, ठीक है। और 10,000 साल से लेकर अभी तक जो हम वर्तमान में जिसमें जी रहे हैं ये है एक होलोसीन युग, जो कि अंतर हिमयुग है। ये क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे, बस आप अभी इतना समझ लें। एक हिमयुग होता है जिसमें क्या होता है कि जो समुद्र के जल इत्यादि जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं पूरी तरह, मतलब पूरी तरह से बर्फ बन जाते हैं। और अंतर हिमयुग जो होता है वहाँ पे बर्फ गल जाते हैं। तो दोनों में अंतर ये होता है कि
जब हिमयुग आता है तो समुद्र का तल होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि बर्फ जम जाते हैं तो समुद्र की जो है वहाँ पे समुद्र तल जो है नीचे चला जाता है। लेकिन जब अंतर हिमयुग आता है, मतलब कि जब बर्फ ठंडे पिघलने लगते हैं तो समुद्र तल की जो ऊंचाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हिमानियाँ वगैरह भी पिघलती हैं तो वो भी लाकर अपना जल छोड़ती हैं। फिर खुद के जब बर्फ से कन्वर्ट होता है जल में, तब भी उसका आयतन बढ़ ही जाता है। तो इस प्रकार से भी अपने खुद के गुण के कारण भी जल का आयतन बढ़ जाता है और फिर इसकी ऊंचाई भी क्या होती है, समुद्र तल की बढ़ जाती है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पर जो डेलिस का सिद्धांत है वो बेस्ड है। तो जब हिमयुग रहता है तो जो समुद्री जल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और जब अंतर हिमयुग आता है समुद्री जल थोड़ा सा क्या होता है, उठ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे बस, और कोई इसमें और बातें आपको ध्यान नहीं रहेंगी तब भी कोई बात नहीं, बस दो बातें जो मैंने आपको लास्ट बताई वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बात करते हैं, देखिए डेली ने इस सिद्धांत को 1915 में प्रस्तुत किया। डेली ने जलवायु परिवर्तन और मुख्यतः तापीय परिवर्तन के कारण हिमयुग और अंतर हिमयुग के संदर्भ में, देखिए जलवायु परिवर्तन और मुख्यतः तापीय परिवर्तन, देखिए ताप में कमी और अधिकता होने के कारण ही तो क्या होगा, हिमयुग और अंतर हिमयुग आएगा, ठीक है। तो के संदर्भ में प्रवाल संरचना की मोटाई और लैगून की गहराई की व्याख्या की। तो आइए देखते हैं, इनका जो दो मेन बात थी वो हमने समझ लिया कि हिमयुग और अंतर हिमयुग की ये बात कर रहे हैं, मतलब कि जलवायु से कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं प्रवाली संरचना के और लैगून के विकास को, ठीक है। तो एक नया चीज़ हमें दिख रहा है। आइए बात करें तो इसके अनुसार, मतलब कि सिद्धांत के अनुसार तापीय परिवर्तन के कारण हिमयुग और अंतर हिमयुग के क्रमिक रूप से आने के कारण सागर तल में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। मतलब जब हिमयुग आता है तो उसके बाद अंतर हिमयुग आता है। तो इस प्रकार से सागर तल क्या होता है, पहले हिमयुग के दौरान कम रहता है, अंतर हिमयुग के बाद फिर क्या होता है, बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सागर तल में परिवर्तन होता रहता है। जब हिमयुग होता है तब समुद्र तल नीचे जाने से पहले से विकसित तटीय प्रवाल भित्ति समुद्र तल से ऊपर आ जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर हिमयुग आ जा रहा है तो मान लीजिए कोई ऐसे आपकी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, और समुद्र का तल क्या अभी यही है, समुद्र का तल ये है, अब कोई प्रवाल भित्ति विकसित आपकी है, ठीक है। अब समुद्र तल ये है, अब जब मान लीजिए कोई हिमयुग आ गया तो हमने अभी बात की कि हिमयुग में क्या होता है कि जो समुद्र का तल होता है वो क्या थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो अब समुद्र तल मान नीचे चल के यहाँ आ गया, तो अब जो इतना हिस्सा जो प्रवाल भित्ति का क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा कि नहीं, ये अब समुद्र तल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हिमयुग होता है तब समुद्र तल से नीचे जाने से पहले से विकसित तटीय प्रवाल भित्ति समुद्र तल से ऊपर आ जाती है, ठीक है। जो प्रवाल भित्ति पहले से ही विकसित रहती है, जब समुद्र तल नीचे चला जाता है तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो क्या होता है, समुद्र तल से ऊपर चला जाता है, जिसका समुद्री तरंगों एवं अनाच्छादन के अन्य कारकों के द्वारा अपर्दन होने से यह लगभग सपाट हो जाता है। मतलब देखिए फिर समुद्री तरंगे जो लड़ती हैं आगे तोड़ेंगी इसको, ठीक है, तोड़ेंगी, फिर जो अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है, जो अपर्दन होता है, जो अक्षय होता है, ये सब मतलब ये क्रियाएं, अनाच्छादन क्रिया होती है, टूट फूट के मतलब किसी तरह से जो है कट छट के जो है क्या होगा, ये सपाट हो जाता है। फिर ये समय ऐसा आता है कि ये फिर सपाट हो जाता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाता है, ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ भाग इसके वो सपाट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है, जब ऊपर चला जाता है भाग, तो उसके बाद फिर अनाच्छादन की प्रक्रिया समुद्री तरंगों से ये भाग फिर सपाट हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब अंतर हिमयुग आता है, मतलब अभी तो हम हिमयुग की बात कर रहे थे जिसमें समुद्र तल नीचे चला गया था, लेकिन जब अंतर हिमयुग आता है तो उसमें क्या होता है कि समुद्र जो जल है वो ऊपर आने से पूर्व की तटीय प्रवाल भित्तियां अवरोधक प्रवाल भित्तियों के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए चित्र से समझते हैं। अब जब काट छाट के क्या किया, उसको बराबर कर दिया, सपाट कर दिया। अब ये प्रवाल मान लीजिए था, मतलब हिमयुग के दौरान इसे काट छाट के बराबर कर दिया, ठीक है, और हिमयुग के दौरान जो सी लेवल था वो यहाँ तक आ गया था। अब जब काट छाट के इसको बराबर कर दिया, अब मान लीजिए कि आपका जो है अंतर हिमयुग आ गया, मतलब अब हिमयुग क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो अब क्या होगा, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब ऊंचाई ये हो गई, पहले जल यहाँ था, अब जल की ऊंचाई ये बढ़ गई अंतर हिमयुग में, ठीक है। अब ऊंचाई जब ये बढ़ गई तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जो आपको सपाट एरिया दिख रहा है, क्या ये प्रवाली जीवों के विकास को मतलब विकास के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे सूर्य किरणें भी आएंगी और विकास भी यहाँ पे जो है प्रवाली जीवों का आराम से हो जाएगा। तो फिर वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अब नया सपाट जो स्थल मिलता है हिमयुग के बाद, उस पर जो है अंतर हिमयुग में प्रवाली जीव फिर से क्या करते हैं, विकास मतलब वो करना शुरू कर देते हैं, उनका फिर से विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं कि फलस्वरूप मोटाई की प्रवाल संरचना का विकास होता है। पहले अब ये प्रवाल संरचना इतनी मोटी थी, ठीक है, अब इसमें इतनी मोटाई और जुड़ गई। अब क्या, अब ये प्रवाल संरचना और मोटी हो गई कि नहीं, अभी पहले इतनी थी लाल वाली,
अब क्या हुआ, ये ऊपर की जो रातरानी वाली ये भी क्या, ये भी मोटी हो गई, तो दोनों की मोटाई जुड़ गई, मतलब मोटाई बढ़ गई है प्रवाल संरचना की, ठीक है। और इसी प्रक्रिया से संलग्न तटीय प्रवाल भित्ति और थोड़ी दूर जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति का भी विकास होता है। मतलब अगर तट पे है तो तट में इस तरह की जो है संलग्न जो तटीय, जो अगर मोटी तटीय भित्ति है तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस क्रिया के द्वारा जो है तटों के पास इस तरह की भित्ति, और अगर अवरोधक थोड़ा सा दूर है तट से तो अवरोधक प्रवाल भित्ति का विकास होता है। और द्वीपों के किनारे जो है वलयाकार प्रवाल भित्ति विकसित होती है। मैंने आपसे पहले बता रखा है कि जो वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है वो किसी द्वीप के किनारे या फिर ज्वालामुखी इत्यादि किनारे या फिर जो है कोई बहुत ही चबूतरा उठा हुआ हो तो उसके किनारे किनारे जो है वलयाकार प्रवाल भित्ति का विकास होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन तीनों प्रकार की जो प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डेली के अनुसार, डेली कहते हैं कि जो प्लिस्टोसीन हिमयुग था, मतलब कि इस समय हम होलोसीन में रह रहे हैं जो कि एक अंतर हिमयुग है, तो इससे पहले वाला जो प्लिस्टोसीन हिमयुग था उसके समय डेली ने कहा कि समुद्र का तल जो है 100 से 150 मीटर नीचे चला गया था, ठीक है। मतलब समुद्र तल नीचे चला गया था उस हिमयुग में। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान में तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 से 100 मीटर जो है आपका ये समुद्र तल की ऊंचाई जो है बढ़ चुकी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो वही बात ये मतलब एक फैक्ट के तौर पर ये दे रहे हैं। तो हमने इसको समझ लिया कि किस प्रकार से जो है प्रवाल संरचना जो उसकी मोटाई बढ़ती है, ठीक है। और उसमें जो आपका एक हिमयुग जो चबूतरे का निर्माण होता है हिमयुग में अनाच्छादन और समुद्री तरंगों के कारण, वो जो है चबूतरा वो फिर आगे जो है प्रवाली जीवन के विकास के लिए अंतर हिमयुग में क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, ठीक है। तो हमने इस पर चर्चा कर ली। अब आइए कुछ बातों को और देख लेते हैं। देखिए बात करें अगर तो डेली का सिद्धांत सोलोमन द्वीप, ठीक है। अब आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे बताएंगे सोलोमन द्वीप कहाँ पे है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन ये आपका है कि सोलोमन द्वीप का लोकेशन आप मुझे बताना है। तो डेली का सिद्धांत सोलोमन द्वीप की प्रवाल भित्ति पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता ताकि आप एक बार एटलस खोल के देखें, क्योंकि एटलस खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ सोलोमन द्वीप ही दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसके अलावा भी कई चीज़ें आपको और दिखाई देंगी, जो कि एक आवश्यकता है भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ वैकल्पिक विषय के विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पे जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको एटलस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप एटलस खोलेंगे भी नहीं, ठीक है, कि कहाँ है ये सोलोमन द्वीप। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो पहली बात तो आप सोलोमन द्वीप को ढूंढेंगे, दूसरी बात यह है कि उसके अगल बगल ढूंढने के क्रम में आप और भी द्वीपों के बारे में जान पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछता हूँ ताकि आप एटलस या फिर आपने दीवार पे जो भी मैप वगैरह चिपका रखा हो तो उस पर आप एक नज़र डालेंगे, ठीक है। तो डेली का सिद्धांत जो है सोलोमन द्वीप के प्रवाल भित्ति पर आधारित है, जहां अवतरण के प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए अवतरण की बात हमने की थी डार्विन के सिद्धांत में, ठीक है। और इस सिद्धांत के द्वारा 150 से 200 मीटर तक मोटी प्रवाल भित्तियों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए हमने जब शुरुआत में प्रवाल भित्ति पढ़ी तो मैंने आपसे कहा कि 50 से 55 मीटर जो है इनकी मोटाई होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई अगर 150 से 200 मीटर तक की मोटाई है तो उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। एक समस्या हमारे सामने थी, लेकिन डेली महोदय ने इस समस्या का समाधान कर दिया कि अगर हम इसको जलवायु परिवर्तन से संबंधित करके देखें तो हमारी इस समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 150 से 200 मीटर की मोटाई तक कोई अगर प्रवाल भित्ति मिलती है तो आप उसकी उत्पत्ति की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, डेली महोदय के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। और 1800 मीटर मोटी जो सबसे बिकनी द्वीप जो आपकी है उस पर तो हमने पहले से चर्चा कर रखी कि उसका जो मतलब विकास है वो डार्विन के अवतरण के सिद्धांत के अनुरूप हुआ है, ठीक है। लेकिन समुद्र तल में इतना परिवर्तन नहीं हो सकता कि बिकनी द्वीप जैसी 1800 मीटर मोटी प्रवाल भित्तियां बन सकें। तो इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 150 से 200 मीटर तक की मोटाई वाली प्रवाल भित्तियों की व्याख्या तो ये कर सकता है डेली का सिद्धांत, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर समुद्र तल में परिवर्तन की अगर बात करें तो क्या इतना समुद्र तल में परिवर्तन हो पाएगा कि ये परिवर्तन जो है बिकनी द्वीप जो कि 1800 मीटर मोटी है, ठीक है, इसकी व्याख्या कर सके इसकी उत्पत्ति की नहीं। तो इसके लिए हम जाएंगे फिर डार्विन के अवतरण सिद्धांत पर, ठीक है। तो आपने 50-55 मीटर जो है तो सामान्य सी बात है कैसे उत्पत्ति होती है, और 150 से 200 मीटर अगर मोटाई है तो उसके लिए हमने डेली के सिद्धांत को चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से हम फिर देखते हैं जो 1800 मीटर मोटी है उसके लिए हमारे पास डार्विन का अवतरण सिद्धांत है। तो इन दो सिद्धांतों को अगर अमलगमन किया जाए, मतलब एक साथ मिलाया जाए, तो हम मैक्सिमम जो प्रवाल भित्तियां हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से, उनकी मोटाई क्या है, लेकिन उनकी गहराई कितनी ज़्यादा है, इस पर हम चर्चा आराम से कर सकते हैं, ओके। अब बात करें अगर, लेकिन यदि हिम नियंत्रण सिद्धांत, ठीक है, जो कि डेली का है, और डार्विन के अवतरण सिद्धांत के साथ संलग्न किया जाए तो प्राय सभी प्रवाल संरचना द्वीपों की व्याख्या की जा सकती है। यही बात हमने अभी चर्चा कर ली, ठीक है। अगर दोनों के सिद्धांत को मिला दिया जाए तो हम काफ़ी मतलब प्रवाल भित्तियों की चर्चा कर सकते हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं डेली के सिद्धांत को। देखिए पहला जो कि चित्र ही है, पहले तो आप जान लें कि सामान्य ऐसा बिल्कुल स्थिति मान लीजिए रहेगी जैसे कि हमने तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ा था। तो अब मान लीजिए कि तटीय प्रवाल भित्ति की स्थिति ये लैगून छोटा सा दिख रहा है।
अब ये लेगून है तो ठीक है, पहली बार जो अभी क्या है अंतर हिमयुग है, देखिए ऊपर लिखा है अंतर हिमयुग, मतलब कि अभी हिमानियाँ अभी ये बर्फ में जमा नहीं है, ठीक है, बर्फ में परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये सी लेवल ये कोई बात नहीं। दूसरी स्थिति क्या होती है कि अब मान लीजिए हिमयुग आ गया, हिमयुग आने के कारण क्या हुआ कि अब ये देखिए जो पहले सी लेवल यहाँ ऊपर था अब ये नीचे आ गया। अब ये नीचे जब आ गया तो इसके ऊपर की जो प्रवाली संरचना है ये क्या हो गई, समुद्र तल से ऊपर चली गई। अब जब ये समुद्र तल से ऊपर चली गई तो मैंने आपसे बताया कि लहरें जो समुद्र से मान ली लहरें ऐसे उठेंगी, तो ये लहरें और अनाच्छादन की जो प्रक्रिया जो अपरदन होगा टूट फूट के वायु के द्वारा, ठीक है, विभिन्न कारकों द्वारा टूट फूट होगी और फिर ये सपाट एक स्थल एक तरह से बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये सपाट बन जाएगी, और वो सपाट बनेंगे तो फिर ये कैसा होगा, ये अंतर हिमयुग की जब मतलब अंतर हिमयुग जब आएगा, मतलब ये सपाट जब बन चुके होंगे हिमयुग में, तो फिर क्या होगा आप देखेंगे कि ये स्थल यहाँ पे है। फिर मान लीजिए अंतर हिमयुग आ गया तो अंतर हिमयुग में क्या होगा, अब ये जल का तल ऊपर बढ़ जाएगा। मान लीजिए अब जल का तल पहले यहाँ था, अब यहाँ पे ऊपर चला गया। अब जब ये ऊपर चला गया तो इसके बाद क्या होगा, ये जो नीचे वाला हरा वाला आप देख रहे हैं ये क्या एक प्लेटफॉर्म का कार्य करेगा ऊपर जीवों के विकास के लिए, मतलब प्रवाली जीवों के विकास के लिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर जो है ये प्रवाली जो जीव हैं ये फिर विकसित हो जाते हैं। देखिए ये प्रक्रिया अगर और मोटी मतलब देखा जाए तो 200 मीटर या 300 मीटर तक की बात करें तो अगर एक आध बार ये प्रक्रिया और होती है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, इसकी मोटाई जो है बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन 1800 मीटर तक की मोटाई के लिए हम इसकी व्याख्या इसके आधार पर व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब मैक्सिमम 150 से 200 या 300 मीटर तक की मोटाई वाली जो आपकी प्रवाली संरचना है उसकी व्याख्या हम डेली के जो है हिमयुग सिद्धांत से कर सकेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे यहाँ पे समुद्र तल पहले अंतर हिमयुग में ऊपर था, फिर हिमयुग में नीचे आता है, तो ऊपर का जो रहता है कटछट के मतलब अनाच्छादन और तरंगों द्वारा क्या करता है सपाट बना दिया जाता है। इसे जब सपाट ही बन जाता है तो फिर मान लीजिए अंतर हिमयुग आता है तो समुद्र तल की ऊंचाई फिर बढ़ जाती है, जिसके कारण ये जो सपाट वाला एरिया है एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है आगे आने वाले जीवों के लिए। फिर आगे आने वाले जीव क्या करते हैं, इस पर अपना जो है प्रवाली जीव इस पर जो है बसने लगते हैं और फिर इस पर अपना घर मतलब यहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये इस प्रकार से इसकी मोटाई जो पहले इतनी थी मोटाई, अभी पहले इतनी मोटाई थी, अब ये मोटाई क्या हुई और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर लिए हैं कि किस प्रकार से जो है 150 से 200 मीटर तक की मोटाई वाले प्रवाली संरचना पाई जाती है। ओके, आइए कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लें। अगर डेली के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जलवायु परिवर्तन को प्रवाल के विकास से जोड़ा गया, जो कि यथार्थ बात है, बिल्कुल बात सही है। अगर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है प्रवाली संरचना के विकास पर, क्योंकि आप देखते हैं अगर मान लीजिए ज़्यादा गर्म हो जाता है, जलवायु ज़्यादा गर्म हो जाता है तो प्रवाली संरचना वैसे भी विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप हिमयुग की बात इन्होंने की, अंतर हिमयुग की बात की, जो कि जलवायु परिवर्तन का ही एक क्या है पार्ट है, तो उसमें भी किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है प्रवाली जीवों के विकास के लिए इन्होंने इसको बताने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक बहुत ही अलग एंगल दिया इन्होंने सोचने का, ठीक है। इससे पहले ये इस एंगल पर किसी ने नहीं सोचा था। तो जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रवालों के विकास को जोड़ा गया ये डेली ने दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। तो इस कारण भी इस सिद्धांत पर जो है महत्ता बढ़ जाती है। ओके, अब बात करें अगर तो इस सिद्धांत के द्वारा इस सिद्धांत को यदि आधार मान लिया जाए तो उच्च अक्षांशीय जलवायु क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की व्याख्या की जा सकती है। मतलब अगर देखें तो इस सिद्धांत के आधार पे हम उच्च अक्षांशों में जो कहीं कहीं प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं तो उनकी भी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जलवायु अगर इस प्रकार से हो गई कि हिमयुग आ गया तो फिर नीचे चले गए तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है कि एक प्रकार से चबूतरे का विकास मान लीजिए अगर हो गया है तो वहाँ पे भी किसी प्रकार से अंतर हिमयुग में फिर क्या हो सकता है एक प्रवाली संरचना का विकास हो सकता है। अगर जलवायु की वहाँ पे थोड़ा सा भी जलवायु अगर प्रवाली संरचनाओं के विकास के अनुकूल वहाँ पे अगर पाया जाता है तो वहाँ पर प्रवाली संरचना का विकास हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जलवायु से टच किया, इसको जलवायु से कनेक्ट किया, तो इससे हम जलवायु को आधार मानकर हम कह सकते हैं कि उच्च अक्षांशों में भी इस प्रकार की संरचना का जो विकास हो सकता है अगर जलवायु उनके अनुकूल वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो इस बात को भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे इसके द्वारा प्रवाल भित्तियों की मोटाई की पुष्टि हो कि ठीक है हाँ ये मोटे हैं, और मोटे कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं इसके सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, पुष्टि कर लेते हैं इसकी। इसके अवरोधक एवं वलयाकार प्रवाल भित्ति की मोटाई की भी व्याख्या होती है। मतलब दोनों ही देखा जाए तो जो 150 से 200 मीटर मतलब मोटाई वाले अवरोधक या फिर वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनकी मोटाई की भी व्याख्या ये सिद्धांत कर देता है। ओके, तो एक डेली का सिद्धांत और इससे पहले हमने बात की डार्विन के भूत्वरण का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। बात करें अगर तो इस सिद्धांत से लैगून की गहराई और प्रवाल भित्ति के ढालों की जो है वैज्ञानिक व्याख्या होती है। तो वही बात है, उसमें कोई नई बात नहीं। अब मान लीजिए कि आप मोटाई की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब कि आप साथ साथ लैगून की गहराई की भी व्याख्या करें। पहले लैगून की गहराई इतनी थी, अब ये जब ये खत्म हो गया मान लीजिए तो देखिए अब लैगून की गहराई इतनी हो गई, ठीक है। तो व्याख्या तो आप जिस प्रकार से मोटाई की व्याख्या कर रहे हैं उस प्रकार से आप लैगून की भी व्याख्या कर रहे हैं। पहले कम गहरा था, अब ज़्यादा गहरा हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि क्या करें, दूसरी बात सेंटेंस में कह रहे हैं कि वैज्ञानिक व्याख्या, मतलब जो ढाल है उस ढालों की भी वैज्ञानिक व्याख्या हो रही है। तो सीधी सी बात है, अब पहले ढाल क्या था, पहले ढाल ज़्यादा था, कम तीव्र था, देखिए आप ये कम तीव्र था,
सपाट हुए, फिर यहाँ पे जगह बनी, फिर यहाँ पे क्या हो, लैगून विशाल ये ऊँचे उठे, तो इससे क्या हो, ढाल धीरे धीरे क्या हो, तीव्र होता जाएगा। जब ये ऊँचे उठेंगे, मोटाई इनकी बढ़ेगी, तो ढाल इनका क्या होगा, तीव्र होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ढाल की भी व्याख्या हो जाती है, तो एक वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो डेली का सिद्धांत एक अच्छा सिद्धांत माना जाता है। और ठीक है, तो हमने डेली की बात कर ली, हमने डार्विन की बात कर ली। अब जो हमारा आखिरी सिद्धांत है वो मर्रे का स्थिर अवस्था सिद्धांत है, जो कि बहुत ही आम मान्य सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ बस चर्चा कर दे रहा हूँ आपको कि आप इसे थोड़ा सा देख लें, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने इसे छोड़ दिया है बस। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये सिद्धांत जो है बिल्कुल आपके रेलिवेंट नहीं है, मतलब काम नहीं आएगा उतना, क्योंकि एग्जाम्स में शायद ही पूछा जाए। और अगर मान लीजिए केस पूछ भी दिया जाता तो आपके पास इतना कंटेंट रहेगा कि आप उसका जवाब आंसर लिखने के लिए योग्य होंगे। लेकिन ये सिद्धांत उतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सिद्धांत क्या सर्वाधिक अमान्य है, मतलब इसको मान्यता उतनी प्राप्त नहीं जितनी कि आपको डार्विन के भूतोलन सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, और आपके डेली के जो है हिम सिद्धांत की जो है मान्यता प्राप्त है, उतनी मान्यता इसको प्राप्त नहीं है। मतलब कि ये अमान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक अमान्य सिद्धांत। देखिए, इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये क्या कहते हैं मर्रे महोदय। ठीक है, मर्रे महोदय जिन्होंने चैलेंजर अभियान किया था 1880 में, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रवाल भित्ति के विकास के लिए स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म आवश्यक, मतलब पहली बात तो एक स्थिर प्लेटफॉर्म चाहिए, समुद्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे प्रवाल भित्ति जो है विकसित हो सके। और चबूतरे की जो गहराई 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये इनका कहने का मतलब है कि अगर ये स्थल है, समुद्र तल है, तो ये चबूतरा होना चाहिए और ये स्थिर होना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी गहराई जो है 50 से 55 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं 50 से 55 मीटर, क्योंकि यहाँ पे समुद्री मतलब सूर्य तप की मात्रा आती है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, जिसके द्वारा यहाँ पे प्लैंकटन इत्यादि का, शैवाल इत्यादि का जो है मतलब निर्माण हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रवाली जीव जो है विकसित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा। तो ये कहते हैं चबूतरे की गहराई जो 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चबूतरे के मध्य भाग में लैगून विकसित होता है। ठीक है, चबूतरे के मध्य भाग में ध्यान रखेंगे, चबूतरा है तो इसके मध्य भाग में यहाँ पे लैगून विकसित होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लैगून विकसित होता है। प्रारंभ में जब ये कहते हैं कि जब प्रारंभ में जब चूना प्रधान संरचना घुलन की क्रिया प्रारंभ होती है, देखिए जब प्रारंभ में चूना प्रधान संरचना में घुलन की प्रक्रिया जो क्या होती है, शुरू होती है, तो प्रवाली जब शुरू नहीं होती। ठीक है, जब चूना प्रधान जो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो आपकी ये प्रवाल जो जीव है, जो भित्ति है, प्रवाल भित्ति है, जब इसमें क्या होता है कि घुलन की प्रक्रिया जो है, चूंकि ये चूना प्रधान है, जो प्रवाल भित्तियाँ तो चूना ही प्रधान है ना, हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। जब इसमें घुलन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो प्रवाल भित्ति होती है उसका विकास होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें प्रवाल भित्ति में जब जो चूना प्रधान संरचना है, जब इसमें घुलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो लैगून इसमें गहरे होने लगते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब देखिए ये है कि मान लीजिए आपका ये क्या है, ऐसे ये आकृति है और यहाँ पे नीचे आपका जो चबूतरा है, तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये जब तक घुलन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, ठीक है, चूना प्रधान जो आपके प्रवाली जीव है तो चूना प्रधान ही है ना, तो जब ये इन प्रवाली जीवों की जो घुलन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, तो क्या होता है, तब तक के लिए जो भित्ति है, जो प्रवाल भित्ति है, इसकी ऊंचाई जो बढ़ती रहती है, मतलब इसका विकास जो होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें घुलन क्रिया प्रारंभ हो जाती है इन सब में, तो फिर जो लैगून की गहराई में वृद्धि होती है। कैसे गहराई में वृद्धि करने मतलब इनका ये है कि यहाँ पे जो है लगातार ये मतलब ये जब घुलते हैं, यहाँ से घुलते जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो चूना प्रधान जो है मतलब चूना प्रधान जो पदार्थ है यहाँ पे है, वो क्या होता है, लगातार तली में बैठता जाता है, फिर तली जो धीरे धीरे नीचे धसकती जाती है, तो गहराई में वृद्धि होती है। इनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो घुलन होने से लैगून गहरे होने लगते हैं। अब प्रवाल संरचना के आंतरिक भाग का तीव्र ढाल विकसित हो जाता है। अब देखिए कटते कटते घुलन इधर काटते काटते घुलन होता जाएगा, धीरे धीरे इधर भी काटते काटते घुलन होता जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे गहराई तो बढ़ती जाएगी ना, और जो ढाल इनका ढाल तीव्र होता जाएगा ना, जो प्रवाली भित्ति है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर से एक बात मैं ब्रीफ कर देते हैं आपको, वो चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये चित्र है, तो यहाँ पे देखिए कहना ये कि जो प्रारंभ में क्या होता है कि जब ये प्रवाली जो भित्तियाँ हैं, जब इनमें घुलन की मात्रा शुरू नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है, इन भित्तियों का क्या होता है, लगातार विकास होता रहता है। ठीक है, ये लगातार विकसित होते रहते हैं। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आती है कि इनमें घुलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चूना प्रधान है, तो जब इन चूना प्रधान मतलब आकृतियों में घुलन होना शुरू हो जाता है, तो फिर जो लैगून की गहराई वो बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि ये घुलते हैं धीरे धीरे, फिर यहाँ पे जाके सब निक्षेपित होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे अवतलन की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, फिर इस प्रकार से लैगून की गहराई बढ़ती जाती है। तो यही बात यहाँ पे समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो और फिर कह रहे हैं इसी को माने कि जब ये घुलना शुरू होते हैं, तो फिर देखिए इन पे ये जो ढाल जो तीव्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब घुलेंगे तो ये धीरे धीरे जाहिर सी बात है कटते छटते नीचे जो है जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, ये भी करते छटते नीचे निक्षेपित हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये तीव्र जो ढाल है वो क्या हो जाएगा, और तीव्र होता चला जाएगा। तो वही बात ये कहना चाह रहे हैं, तो हमने चित्र के माध्यम से भी समझ लिया। ओके,
तो ये बात हमने देख ली कि प्रवाल संरचना के आंतरिक भाग का तीव्र ढाल विकसित होता है। आइए देखिए आलोचना पे देख लेते हैं, ध्यान दें क्या आलोचना की जाती है। देखिए प्रवाल भित्ति तथा लैगून की गहराई 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं तथा लैगून की उत्पत्ति घुलन क्रिया से। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ तो यही है कि ये कह रहे हैं कि 54 से 55 मीटर से अधिक जो है न तो लैगून की गहराई हो सकती है, न तो प्रवाल भित्ति की मोटाई हो सकती है। ये हम देखते हैं कि बहुत से हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे 55 से मीटर से ऊपर, ठीक है, 200 मीटर तक भी मिलते हैं, हमें 1800 मीटर तक भी मिलते हैं, और लैगून की गहराई भी हमें इससे ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिद्धांत जो है बिल्कुल ही गलत है, मतलब जैसे लगता है ना बिना सिर पैर के ये सिद्धांत जो है ऐसे प्रतिपादित कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जब कहते हैं 54 से 55 मीटर से अधिक जो है गहराई नहीं हो सकती लैगून की, और मोटाई भी प्रवाल भित्ति कितनी नहीं हो सकती, तब हम कहते हैं कि सिद्धांत जो है उतना हमारे लिए मतलब मान्य नहीं, सिद्धांत को मान नहीं सकते। ओके, वो बात करें तो दूसरी बात करते हैं कि जबकि समुद्र के लवणयुक्त जल में घुलन क्षमता भी न्यून होती है। कह रहे हैं कि लगातार घुलते हैं, इसके बाद ये क्या आता है, ये इनका गहराई बढ़ती जाती है और ये फिर लैगून जो है इससे गहरे होते जाते हैं। अब जबकि समुद्र का जल खुद ही लवणयुक्त है तो उसमें घुलन कहाँ से और अधिक हो पाएगा। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि इनका ये सिद्धांत जो है यहाँ पे कार्य सही से नहीं करता है। तो इस सिद्धांत में जिस आंतरिक ढाल की चर्चा की गई है, इससे अधिक आंतरिक ढाल की प्रवाली संरचना देखने को मिलती है। मतलब जितनी ढाल की बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा ढाल की प्रवाली संरचना मिलती है हमें देखने की। तो इसका मतलब क्या, वो भी घुलन क्रिया द्वारा ही इतना ज़्यादा ढाल हुआ है, तो ये भी यहाँ पे नहीं बैठती है बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत है ये सच पूछा जाए तो काम नहीं करता उतने अच्छे से, जिस कारण हम इनके सिद्धांत को जो मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने प्रवाल के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर ली है, और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा प्रवाल विरंजन पर, और उसके बाद हमारा प्रवाल जो एक लंबा टॉपिक था और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही लगभग कमोबेश हर साल आते हैं, और आजकल तो ये जान लीजिए हार्ड टॉपिक है बिल्कुल, क्वेश्चंस लगातार इससे बन रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन का काफ़ी इस पर बुरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कारण भी हमने इसे थोड़ा सा लंबा समय देकर के एक अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, इसके विभिन्न डायमेंशंस को हमने टच किया, ठीक है। अब हम अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्रवाल विरंजन पर, कि प्रवाल जीवों की मृत्यु कैसे हो जाती है, हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या आई है, तो ये इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका बाकी का दो जो आलोचना था, मतलब जो सिद्धांत थे उस पर हमने चर्चा कर लिया। आपको वीडियो आज कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।